प्रश्न, भारत में बैंकिंग विकास की विभिन्न अवस्थाएं। उत्तर, भारत में बैंकिंग विकास की विभिन्न अवस्थाएं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विकास के इतिहास को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक, प्रथम अवस्था सन 1806 तक। ब्रिटिश शासनकाल से पूर्व देश में बैंकिंग का कोई विशेष विकास नहीं हुआ था। मुस्लिम शासनकाल में बैंकिंग का कार्य प्रायः महाजनों एवं साहूकारों द्वारा संपन्न किया जाता था। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासनकाल के साथ ही भारतीय साहूकारी वित्त व्यवस्था को गंभीर आघात लगा। इसका मुख्य कारण ये था कि साहूकार अंग्रेजी भाषा एवं ब्रिटिश बैंकिंग प्रणाली से परिचित नहीं थे। अतः इनके स्थान पर धीरे धीरे भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का विकास होने लगा। 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई तथा कलकत्ता में कुछ एजेंसी हाउसेस की स्थापना की थी। एजेंसी गृह आधुनिक बैंकों की भांति कार्य किया करते थे। इन एजेंसी गृहों का वित्तपोषण ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता था। इन एजेंसी गृहों का मुख्य कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी को सैनिक आवश्यकताओं के लिए रुपया उधार देना, कृषि उपज की बिक्री के लिए ऋण देना, कागजी मुद्रा का निर्गमन करना तथा लोगों से निक्षेप डिपॉजिट स्वीकार करना था। यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक विदेशी पूंजी के सहयोग से अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से 1770 में कोलकाता में स्थापित किया गया था, किंतु ये बैंक शीघ्र ही असफल हो गया। इस प्रकार 1806 से पूर्व भारत में बैंकों का कार्य इन एजेंसी गृहों द्वारा ही संपन्न किया जाता था। दो, द्वितीय अवस्था सन 1806 से 1860 तक। सन 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य अधिकार समाप्त हो गए थे। इसके परिणामस्वरूप एजेंसी गृहों का भी पतन होना प्रारंभ हो गया था। इसके बाद देश में निजी अंशधारियों द्वारा 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई। सन 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, सन 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे तथा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। यद्यपि ये तीनों बैंक निजी शेयर होल्डरों, विशेष रूप से विदेशी व्यक्तियों के बैंक थे, तथापि इन तीनों बैंकों की शेयर पूंजी में सरकार का भी कुछ हिस्सा था। अतः सरकार इन तीनों बैंकों पर अपना नियंत्रण रखती थी। इन बैंकों को सरकारी बैंकर के सभी अधिकार प्राप्त थे, किंतु 1862 के बाद भारत सरकार ने इन बैंकों से नोट जारी करने का अधिकार वापस ले लिया। सरकारी बैंक होने के कारण सरकार द्वारा इनके कार्यों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए थे। ये बैंक अचल संपत्ति के आधार पर ऋण नहीं दे सकते थे तथा इनके द्वारा दिए गए ऋणों की समयावधि 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती थी। इन्हें विदेशी बिलों का क्रय विक्रय करने का अधिकार भी नहीं था। आगे चलकर सन 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरांत इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। 3, तृतीय अवस्था सन 1860 से 1913 तक। भारत सरकार द्वारा सन 1860 में एक संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम पारित किया गया। इसके अंतर्गत बैंकों का सीमित देयता लिमिटेड लायबिलिटी के आधार पर गठन किया जा सकता था। इस कानून के फलस्वरूप भारत में संयुक्त पूंजी वाले बैंकों की स्थापना में बहुत सहायता मिली थी। परिणामतः देश में अनेक संयुक्त पूंजी बैंक स्थापित हो गए। उनमें प्रमुख बैंक थे इलाहाबाद बैंक 1865, अलायंस बैंक ऑफ शिमला 1881, पंजाब नेशनल बैंक 1894, पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया 1901। सीमित देयता के आधार पर 1881 में स्थापित अवध कॉमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। पूर्ण रूप से भारतीय देश का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। 19वीं शताब्दी के अंत तक सन 1900 तक भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकती थी, किंतु 20वीं शताब्दी के प्रारंभ अर्थात 1906 के बाद बैंकिंग का देश में बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। मुख्य रूप से उत्तरी भारत में नए बैंकों का जाल सा बिछ गया था। इसका मुख्य कारण देश में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया जाना था। इस आंदोलन के कारण लोगों ने अंग्रेजी बैंकों का बहिष्कार करके भारतीय बैंकों के साथ व्यवसाय करना आरंभ कर दिया था। इसी अवधि में देश के तत्कालीन 4 बड़े बैंकों बैंक ऑफ इंडिया 1906, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 एवं बैंक ऑफ मैसूर 1913 की स्थापना की गई और अन्य छोटे बैंकों की संख्या 500 तक पहुंच गई। 4, चतुर्थ अवधि सन 1913 से 1939 तक। 1913 से 1917 का काल भारत में बैंकिंग संकट बैंकिंग क्राइसिस का काल माना जाता है। प्रथम महायुद्ध 1914-18 के प्रारंभ होने के साथ ही भारतीय बैंकिंग की इस तीव्र वृद्धि का क्रम अवरुद्ध हो गया। सन 1913 में अनेक भारतीय बैंक असफल हो गए। भारतीय बैंकों से जन विश्वास समाप्त होने की वजह से जमाकर्ताओं द्वारा अपने निक्षेप निकालने प्रारंभ कर दिए गए तथा भारतीय मुद्रा बाजार में मुद्रा की बहुत कमी हो गई थी।
प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात देश में पुनः बैंकिंग विकास की दर तेज हुई। सन 1917 में उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से टाटा औद्योगिक बैंक की स्थापना की गई। सन 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। बाद में सन 1955 में उस बैंक का आंशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। तीसरा की विश्वव्यापी महान मंदी ने भी तत्कालीन भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, फिर भी विकास का क्रम जारी रहा। सन 1930 में ही केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन किया गया। समिति का सुझाव था कि देश में एक सुदृढ़, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना तथा एक व्यापक बैंकिंग अधिनियम बनाने पर बल दिया जाना चाहिए, जिससे कि बैंकों के संगठन, प्रबंध, अंकेक्षण तथा समापन के लिए व्यापक व्यवस्था की जा सके। सन 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया तथा अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्य करना आरंभ कर दिया, किंतु बैंकिंग नियमन अधिनियम कार्यान्वित नहीं किया जा सका। 5. पंचम अवस्था सन 1939 से 1946 तक। यह अवधि बैंकिंग विस्तार की अवधि कही जा सकती है। द्वितीय महायुद्ध के परिणामस्वरूप उत्पन्न मुद्रा प्रसार के कारण जन सामान्य की मौद्रिक आय में वृद्धि हो गई, फलतः सभी बैंकों के निक्षेप डिपॉजिट्स बढ़ गए। युद्धकाल में बढ़ती हुई आर्थिक समृद्धि का लाभ उठाने के लिए पुराने बैंकों ने नई नई शाखाओं की स्थापना की तथा नए नए बैंकों की भी स्थापना की गई। भारत यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक तथा हिंदुस्तान कॉमर्शियल बैंक आदि की स्थापना भी इसी काल में हुई थी। युद्धकाल में बैंकों की निवेश नीति, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में कुछ आधारमूलक परिवर्तन हुए थे। बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों में पहले की अपेक्षा अधिक धन लगाना प्रारंभ कर दिया था। युद्ध के पूर्व भारत के अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक्स अपने निवेश योग्य धन का लगभग 54% सरकारी प्रतिभूतियों में लगाया करते थे, परंतु युद्धकाल में उन्होंने इसे बढ़ाकर 61% कर दिया था। इसी प्रकार भारतीय बैंकों ने पहले की अपेक्षा अधिक नकद कोष, कैश रिजर्व्स रखने प्रारंभ कर दिए थे। युद्ध के पूर्व वे अपने निक्षेपों का लगभग 11% नकद कोष के रूप में रखा करते थे, परंतु युद्धकाल में उन्होंने इसे बढ़ाकर 25% कर दिया था। 6. षष्ठम अवधि सन 1947 से अब तक भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए जनवरी 1949 को उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया तथा भारतीय बैंकिंग का समन्वित नियमन करने के लिए मार्च 1949 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण करने के लिए रिजर्व बैंक को अधिक व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। देश के ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करने के लिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1 जुलाई 1955 को आंशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसके साथ अन्य 8, जो वर्तमान में 7 हैं, बैंकों को इसके सहायक बैंक के रूप में बदल दिया गया, जिन्हें स्टेट बैंक समूह के बैंक कहा जाता है। ये बैंक निम्नलिखित हैं। 1. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। पहले स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर दोनों अलग अलग थे। दोनों के कार्य क्षेत्रों में एकरूपता होने के कारण इन्हें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में बदल दिया गया। 2. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। 3. स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। 4. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। 5. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। 6. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। 7. स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। बैंकों को और अधिक समाजोपयोगी बनाने के उद्देश्य से देश के ऐसे 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिनकी जमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक थीं। ये बैंक निम्नलिखित थे। 1. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 2. बैंक ऑफ इंडिया। 3. पंजाब नेशनल बैंक। 4. कैनरा बैंक। 5. यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। 6. सिंडिकेट बैंक। 7. बैंक ऑफ बड़ौदा। 8. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। 9. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 10. देना बैंक। 11. इलाहाबाद बैंक। 12. इंडियन बैंक। 13. इंडियन ओवरसीज बैंक। 14. बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एक दशक पश्चात 15 अप्रैल 1980 को पुनः 6 उन निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी जमाएं 200 करोड़ रुपए से अधिक थीं। ये बैंक निम्नलिखित थे। बैंक। 1. आंध्रा बैंक। 2. पंजाब एंड सिंध बैंक। 3. न्यू बैंक ऑफ इंडिया। 4. विजया। 5. कॉर्पोरेशन बैंक। 6. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। 14 सितंबर 1993 को सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया। इससे राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 से घटकर 19 रह गई। ऐसी ही पढ़ाई से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।